नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के एक सबसे लंबे और शायद सबसे खूनी अंदरूनी संघर्ष की, नक्सली उग्रवाद। ये एक ऐसी लड़ाई है जो दशकों से, मतलब सालों से देश के दिल में चल रही है और जिसने अनगिनत जिंदगियों पर असर डाला है। तो सवाल यही है जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1967 में एक छोटे से गांव का गुस्सा एक ऐसा संघर्ष बन गया जिसने आधे शतक तक पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये नक्सलवाद है क्या। देखिए, इसका नाम पश्चिम बंगाल के एक गांव नक्सलबाड़ी से आया है। 1967 में वहां किसानों ने एक विद्रोह किया था। ये असल में एक सशस्त्र आंदोलन है, मतलब हथियारों वाला आंदोलन, जो चीन के नेता माओ त्से तुंग की सोच से प्रेरित है। और इनका लक्ष्य हिंसक क्रांति, वायलेंस के जरिए मौजूदा सरकार को, सिस्टम को उखाड़ फेंकना। तो सवाल यह है कि गांव का ये गुस्सा पूरे देश में एक रेड कॉरिडोर तक कैसे फैल गया। चलिए जरा इस आंदोलन के शुरुआती दिनों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये आंदोलन कई फेजेस में आगे बढ़ा। 1967 का विद्रोह तो बस एक चिंगारी थी। फिर 1969 में CPI-ML बनी, जिसने इसे एक पॉलिटिकल चेहरा दिया, एक मंच दिया। 80 के दशक तक आते आते ये आंध्र प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों में भी फैलने लगा। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2004 में, जब दो बड़े नक्सली गुट एक हो गए और इस मर्जर ने इसे एक इतनी मजबूत और ऑर्गेनाइज्ड नेशनल फोर्स बना दिया कि सरकार को इससे निपटने में दशकों लग गए। अच्छा, इस पूरे संघर्ष को और भी गहराई से समझने के लिए हमें एक राज्य पर फोकस करना होगा, झारखंड। ये एक तरह से एक परफेक्ट केस स्टडी है। ये हमें बताता है कि कैसे कुछ खास हालात मिलकर इस हिंसा के लिए एक, कह सकते हैं, परफेक्ट स्टॉर्म बन गए। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। एक ऐसा राज्य जो खनिजों से, नेचुरल रिसोर्सेज से इतना अमीर है, वो आखिर दशकों तक हिंसा और अशांति का गढ़ क्यों बना रहा? इसका जवाब कई उलझे हुए कारणों में छिपा है। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण था जिसे कहते हैं रिसोर्स कर्स, मतलब संसाधन होना ही अभिशाप बन गया। झारखंड खनिजों से तो भरा है, लेकिन इस डेवलपमेंट की कीमत चुकाई वहां के आदिवासी लोगों ने। माइनिंग प्रोजेक्ट्स के नाम पर लाखों लोगों को उनकी जमीन से हटा दिया गया, उन्हें बेघर कर दिया गया। और जब सिस्टम से उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो माओवादियों ने इस मौके का फायदा उठाया। वो खुद को उनके रक्षक की तरह दिखाने लगे और इसी गुस्से को अपने आंदोलन का बेस बना लिया। दूसरा कारण छिपा है वहां के सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में। देखिए, राज्य की 26% से ज्यादा आबादी आदिवासी है और ये वो समुदाय हैं जो हिस्टोरिकली भारत के सबसे गरीब और हाशिए पर रहे हैं। अब सोचिए, जब पीढ़ियों तक गरीबी, पढ़ाई लिखाई की कमी और बेरोजगारी हो तो हथियार उठाना कुछ लोगों के लिए एक ऑप्शन बन जाता है। माओवादियों ने बस इसी हताशा को, इसी निराशा को रिक्रूटमेंट का एक जरिया बना लिया। पूर्व DGP GK पिल्लई ने एक बात कही थी जो पूरी सिचुएशन को एकदम सटीक तरीके से बताती है। उन्होंने कहा कि जहां सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाते हैं, जहां एक वैक्यूम बन जाता है, वहीं उग्रवाद को पनपने की जगह मिलती है। मतलब उन्होंने बस उस खाली जगह को भर दिया। फिर आता है तीसरा फैक्टर, वहां की ज्योग्राफी। झारखंड के घने जंगल, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके, ये सब गुरिल्ला लड़ाई के लिए एकदम परफेक्ट थे। यहां छिपना आसान, ट्रेनिंग कैंप चलाना आसान और सिक्योरिटी फोर्सेस पर घात लगाकर हमला करना तो और भी आसान था। और चौथा और आखिरी कारण था कमजोर गवर्नेंस, मतलब शासन का पूरी तरह से फेल हो जाना। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बार बार सरकारें बदलना, जबरदस्त करप्शन और एक कमजोर पुलिस फोर्स, इन सब ने मिलकर एक ऐसा वैक्यूम बना दिया जिसे माओवादियों ने बड़ी आसानी से भर दिया। हालत ये हो गई कि जब लोगों का सरकारी सिस्टम से भरोसा उठ गया तो वो इंसाफ के लिए माओवादियों की जनता अदालतों में जाने लगे। तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि इन नक्सलियों की आइडियोलॉजी क्या है, ये चाहते क्या हैं और इनके तरीके क्या हैं। क्या ये सच में कोई क्रांति है या सिर्फ आतंक? यहीं पर नक्सलियों की आइडियोलॉजी का एक दोहरा चेहरा दिखता है। मतलब कहने और करने में बहुत फर्क है। कागज पर तो इनके उद्देश्य बहुत बड़े बड़े हैं, गरीबों को जमीन का हक दिलाना, आदिवासियों को सामाजिक न्याय देना, शोषण खत्म करना। लेकिन जमीनी हकीकत वो है हथियारबंद संघर्ष, बिजनेस वालों से जबरन वसूली, पुलिस पर हमले और स्कूल, सड़क जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ही तबाह कर देना। इनकी स्ट्रेटजी बहुत साफ है, 4 स्टेप्स की और बहुत क्रूर। पहला स्टेप, लोकल अफसरों और पुलिस को टारगेट करो, उन्हें मारो ताकि एक डर का माहौल बने और एक वैक्यूम पैदा हो। दूसरा स्टेप,
इलाके का विकास रोको, सड़कें, स्कूल, कम्युनिकेशन टावर सब तोड़ दो ताकि वो इलाका बाकी दुनिया से कट जाए। तीसरा, गांव वालों को डराओ, धमकाओ और उन्हें सपोर्ट और पनाह देने के लिए मजबूर करो। और फाइनल गोल, अपनी एक पैरेलल सरकार चलाना और सत्ता पर कब्जा करना। तो जाहिर है सरकार को भी इसका जवाब देना था। अब देखते हैं कि सरकार ने इस इतने बड़े चैलेंज का सामना कैसे किया। सरकार ने एक डबल स्ट्रैटेजी अपनाई, जिसे अक्सर कैरेट एंड स्टिक यानी गाजर और छड़ी की पॉलिसी कहा जाता है। तो ये डबल स्ट्रैटेजी थी क्या? एक तरफ थी छड़ी यानी सख्ती, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करना, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाना, यह सब शामिल था। इसका मकसद था उग्रवादियों की कमर तोड़ना। और दूसरी तरफ थी गाजर यानी विकास, प्रभावित इलाकों में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल बनाना, ताकि उन लोगों का दिल और दिमाग जीता जा सके जिन्हें नक्सली अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये लड़ाई ये बिल्कुल भी आसान नहीं थी, बहुत खूनी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस पर घात लगाकर हमले होते थे, अफसरों की हत्याएं होती थीं और फिर एनकाउंटर्स में माओवादी मारे जाते थे। मतलब हिंसा दोनों तरफ से हो रही थी और इस पूरे संघर्ष की सबसे भारी कीमत आम लोगों और सुरक्षाकर्मियों दोनों ने चुकाई। तो इतने दशकों के संघर्ष के बाद आज क्या सिचुएशन है? क्या सरकार की वो कैरेट एंड स्टिक वाली स्ट्रैटेजी काम आई? चलिए अब जरा आज के हालात पर एक नजर डालते हैं। और आंकड़े जो कहानी बताते हैं वो काफी ड्रामेटिक है। 2010 में जब यह हिंसा अपने पीक पर थी, तब से लेकर 2024 तक देश भर में माओवादी हिंसा की घटनाओं में जबरदस्त 81% की गिरावट आई है। ये दशकों के संघर्ष के बाद मिली एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जरा सोचिए, सिर्फ एक दशक पहले 2013 में देश के 126 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे और आज ये संख्या घटकर सिर्फ 38 रह गई है। मतलब इस उग्रवाद का जो ज्योग्राफिकल दायरा था वो बहुत ज्यादा सिकुड़ गया है। और अगर हम वापस झारखंड पे आएं, तो वहां भी सुधार जबरदस्त है। एक वक्त था जब 1 दर्जन से ज्यादा जिले बुरी तरह प्रभावित थे और अब सिर्फ 1 जिला उस लिस्ट में है। और एक्टिव माओवादियों की गिनती भी अब बहुत कम रह गई है। और इन्हीं कामयाबियों को देखते हुए सरकार ने एक बहुत बड़ा, एक एम्बिशियस लक्ष्य रखा है, मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाना। लेकिन यहीं पर आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आंकड़े तो कहते हैं कि हिंसा कम हुई है, पर क्या असल में समस्या की जड़ खत्म हो गई है? वो गरीबी, वो विस्थापन, वो अन्याय, जिन वजहों से ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ था, क्या उनका कोई हल निकला है? या फिर ये जो शांति दिख रही है ये सिर्फ ऊपरी है, टेम्पररी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।